लास्ट टाइम चल रहा था क्या चीज़, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ठीक है। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टॉपिक से आएंगे या फिर इससे भी ज़्यादा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट वाला है, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये सब जो दिया हुआ है ना उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा उसमें रखने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझ के रखने वाला चाहिए। एक बोलता बहुत ज़्यादा है, डाटा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डाटा दिया हुआ है तो इसमें ज़्यादा चैप्टर रखने वाला है। हाँ, तो देखिए थोड़ा समझने वाली चीज़ इधर देखिए। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल दो तरीके का है, एक्सपोनेंशियल, दो तरीके का कर्व बनेगा। पहला कौन सा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व समझना है, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। दोनों की कंडीशन क्या है ध्यान समझते रहिए, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। इसको बंद कर दीजिए, थोड़ा सा आवाज आ रहा है। दोनों की कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, थोड़ा समराइज किया था मैंने इसको। एक्सपोनेंशियल, इस तरीके का एक्सपोनेंशियल का मतलब जानते हैं क्या है? कोई चीज डबल होना। जैसे आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा था, दो टाइप की ग्रोथ होती है, अरिथमेटिक और कौन सा? जियोमेट्रिक। इसी को जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व। अरिथमेटिक में आपने देखा होगा, एक सेल है, डिवाइड करती है, कितनी बनती है? दो बनती है, इसमें से एक परमानेंट हो जाती है, मैरिस्मेटिक बनी रहती है। ये जो डिवाइड करती है, दो बनती है, एक परमानेंट। ज्योमेट्रिक में क्या होता था? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जस्ट डबल हो रहा है, पावर एन सिस्टम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी यही चीज होती है। इसका दूसरा नाम होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व। इसमें जो कर्व की शेप आती है वो कैसी आती है? जे शेप आती है, इसलिए इसको जे शेप कर्व, ठीक है। तो ये कर्व किस कंडीशन में बनता है? ये तब बनता है जब फूड और स्पेस क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। फूड एंड स्पेस क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तब करेगा जब इसको रहना और खाना दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर वो उसको मिलती रहेंगी प्रॉपर वे में, कम नहीं पड़ेगा, तो ऑर्गेनिज्म की संख्या क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। बंद कर दिया, समझ में आ रहा है? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में फूड और स्पेस क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते रहते हैं और एक एक्सपोनेंशियल वे में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड में। इसमें जो कर्व बनता है वो कर्व इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अगर टाइम यहाँ पर ले रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर ले रहे हैं, इसको पॉपुलेशन साइज भी बोला जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से ये जे शेप कर्व बन रहा है, समझ में आया? यहाँ पर एक लाइन से इसको हम दिखाते हैं कि क्या है, वो आगे वाले के साथ हम समझेंगे। कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। हाँ कौन सा? हाँ उस वाले में उसका कर्व दूसरा था, ठीक है। वहाँ कर्व वो ग्रोथ का था। एक बॉडी में ग्रोथ, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, वो एक सिंगल बॉडी में ग्रोथ, समझ में आया? सेल्स की ग्रोथ हो रही थी, ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है। यहाँ पर कर्व इस तरीके से बनेगा, ठीक, समझ में आ रहा है? तो देखिए इसकी जो अगर आप देखेंगे इक्वेशन Pn/dt इसका टू क्या लिखते हैं? P माइनस के D और N, समझ में आया? ये क्या है? जैसे रेट जब निकाला जाता है, रेट कैसे निकालते हैं? पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज कर रही है, तो dn/dt हो गया, ठीक है। n क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, n जो है यहाँ पर n है इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ठीक है।
शुरुआती पॉपुलेशन डेंसिटी n हो गया। d क्या है, बर्थ रेट है, और d क्या है, डेथ रेट है। समझ नहीं रहे हो, देखना कोशिश करिए ना, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। हाँ इंटरेस्ट ही नहीं करेगा तो अच्छा ठीक है, बाद में समझाएंगे, तुमको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है इसको, ठीक है, बाद में इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, p क्या है, बर्थ रेट है, d क्या है, डेथ रेट हो गया। समझ में आया। और ये क्या है, अभी के b माइनस के d को हम क्या लिख सकते हैं, r, इसको r भी लिखा जाता है, और n हो गया। b माइनस के d क्या है, r है। r क्या चीज है यहाँ पर, r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। थोड़ा सा इसको समझना है, ठीक है। r क्या है यहाँ पर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। बहुत बड़ा नाम है, देखिए इसको रट लीजिएगा। r का मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। बर्थ रेट में से डेथ रेट घटा देंगे तो आ जाएगा r की वैल्यू, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बोला जाता है। अब समझ लीजिए बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। या r क्या चीज है, r तो आपको फॉर्मूले से लग रहा है ना, b माइनस में टी इक्वल टू r, रूप में नहीं समझाया गया है। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब जानते हैं, ये वाला ग्रोथ कर्व जो है ये कब बनता है, जब फूड और स्पेस अनलिमिटेड, नेचर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। कोई नेचर यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है। अगर नेचर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, जो नेचर में एक्चुअली फॉलो वही तो होता है। ये तो क्या है, थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। नेचर इसमें, इस वाले मॉडल में नेचर कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, क्योंकि फूड स्पेस क्या है, अनलिमिटेड है। यानी कि देगा नो रिस्ट्रिक्शन, नो इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन। इन्वायरमेंट का यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो ऑर्गेनिज्म अब खूब खाते हैं और बढ़िया से रिप्रोड्यूस करते हैं, जी भर के खाएंगे और खूब रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि फूड भी अपराध है और स्पेस भी अच्छा खासा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्षमता कितनी है। बताइए, अगर कहीं पर भी फाउंडेशन लगा दी जाती है तो कोई भी पर्सन अपना फुल पोटेंशियल दे पाता है। हम पढ़ा रहे हैं, अगर हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी तो क्या उतना बेटर कोई पढ़ा पाएगा, नहीं, थोड़ा दब के पढ़ाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। पूरा फुल एक्सप्रेशन के साथ में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तब करते हैं जब उनको फूड और स्पेस अच्छा सा मिलता है, ठीक है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, खूब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, पूरी क्षमता के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है, फुल क्षमता। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब यही होता है, ठीक है। फुल पोटेंशियल के साथ क्या करना, रिप्रोड्यूस करना। अब इसमें एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में जो फीमेल होती है, मान लीजिए लगभग 15 साल से क्या करेंगे, 15 ईयर्स से रिप्रोडक्शन 16 साल बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 15-16 साल बाद रिप्रोडक्शन क्या है फीमेल में, हालांकि प्यूबर्टी तो और पहले आती है, ठीक। 35 साल पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और मेनोपॉज लगभग 50 साल पर होता है। कितने साल पर, 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स पर जाकर के क्या हो गया, मेनोपॉज, रिप्रोडक्शन बंद। यहाँ से रिप्रोडक्शन कितने साल तक रिप्रोड्यूस कर रही है फीमेल, 45-50 माइनस करेंगे इसको तो कितना आया, 35 साल, लगभग 35 साल तक वो प्रेग्नेंट कर सकती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब 35 साल में कितने महीने हुए, एक साल में 12, 35 साल में 35 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 5 साल, ठीक है। कितने महीने को रिप्रोड्यूस करेंगे, समझ में आया। कितना हुआ ये, 60 हुआ, और 40 बच्चे 42, 420 मान लो क्या, 420 महीने वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। एक चाइल्ड प्रोड्यूस करने में 9 महीने का वक्त लगता है। कितना लगता है, 9 महीने का वक्त। तो बताइए 420 महीने में अगर वो
हर 9 महीने बाद एक बच्चा बनाए, हर 9 महीने बाद तो कितने बच्चे बन सकते हैं? सर जी, ड्यूरेशन 9 से डिवाइड करेंगे। सर जी लैक्टेशन के दौरान नहीं कर सकते ना, वो ही नहीं चलता। क्या चीज़? मैं एक, हाँ बात आपकी सही है, तो मैं एक एन एवरेज बता रहा हूँ, हर 9 महीने बाद तो नहीं होगा, ठीक है। 9 महीने के बाद में 4 से 5 मंथ तक, ठीक है, वो लैक्टेशन पीरियड चलता है, वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहती है? स्टॉप रहती है, ठीक है। तो मैं एक आइडिया और एवरेज बता रहा हूँ। 1 ईयर। हाँ ठीक है, आप 9 मंथ को हटा करके आप 1 ईयर कर लीजिए तो कितने 42 आ जाएगा, ठीक है। एक साल में, एक साल 12 से डिवाइड करेंगे ना, 1 ईयर में कितना मंथ? 12 मंथ। 12 मंथ का आप डाटा लेके चलिए तो आपको जो आंसर आएगा वो इसका बायोटिक पोटेंशियल होगा। लेकिन क्या इतने बच्चे बनाए जाते हैं? नहीं बनाए जाते, क्योंकि फूड और स्पेस क्या है? अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है ना, सबके पास उतना पैसा नहीं है, उतनी बॉडी की क्षमता नहीं है, ठीक है। तो अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो कोई ऑर्गेनिज्म जितना फुल पोटेंशियल के साथ रिप्रोड्यूस करता है उसका बायोटिक पोटेंशियल होता है। समझ में आ रहा है? इसी को 8 से डिनोट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में जो R की वैल्यू है उस आप अंडरलाइन बुक में कर लीजिएगा। कुछ डाटा है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा कभी जल्दी, लेकिन बुक में दिया है तो हो सकता है देखिए कभी आ ही जाए। एक डाटा दिया हुआ है इसमें, बता रहे हैं, थोड़ी देर बताएंगे, ठीक। एक चीज और समझिए, ये जो कर्व यहाँ पर है इस तरीके से कर्व है, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या था? dn/dt = rn था। इसको अगर लॉग स्केल पर देखेंगे तो क्या आएगा? nt = n0 e⁻rt। ये लॉग स्केल पर ये इक्वेशन आती रहेगी, ठीक है। लॉग स्केल पर इक्वेशन ये रहेगी, हाँ ठीक है। लॉग स्केल पर ये रहेगा। इसमें एंटी क्या है? टाइम टी पर पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पर इनिशियल थी ये टाइम टी पर है, n0 इनिशियल बोली जाएगी यहाँ पर। ये क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, r वही है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जी क्या है? टाइम, सब में लिखा हुआ है, लाइन से समझ में आ रहा है। और इस e की वैल्यू भी दी गई है, कितना e की वैल्यू है? 0.2 कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हो गया 2.71, 2.71 जो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है उसकी वैल्यू कितनी है? 2.71, ठीक है। हाँ वही मैं डाटा बता रहा हूँ। ये जो R की वैल्यू है, एक चीज समझ ली, नोट कर लीजिएगा। बायोटिक पोटेंशियल है R का, हर ऑर्गेनिज्म का बायोटिक पोटेंशियल अलग अलग होता है, सभी का बायोटिक पोटेंशियल सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे में जो रैट्स हैं, लिखा डाटा कि R की वैल्यू, नॉर्वे के जो रैट हैं, चूहे हैं, वहाँ R की वैल्यू 0.15 है, ठीक है। और फ्लोर बीटल में कितना है R की वैल्यू? 0.12 है, ठीक है। और 1981 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे 1981 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ह्यूमन की R की वैल्यू कितनी है? 0.0205 है। ये ह्यूमन का R की वैल्यू है 0.0205 है, ह्यूमन का R वैल्यू है ये, ठीक है। ह्यूमन का बायोटिक पोटेंशियल है। कैसे निकालते हैं? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो अगर आज के डेटा में आपको बर्थ रेट और डेथ रेट पता हो 2020 इसका, तो आप निकाल सकते हैं क्या चीज़? R की वैल्यू। समझ में आया? ये कंप्लीट हो गया। एक लाइन और अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जो ग्राफ बना हुआ, ग्राफ के साइड में एक लाइन बनी हुई है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि डार्विन बताते हैं कि अगर कोई भी एनिमल, फॉर एग्जांपल एलिफेंट, बहुत स्लो रिप्रोड्यूस करता है, बहुत स्लो ग्रोथ होती है। एक एनिमल है एलिफेंट, ठीक है, बहुत धीरे धीरे क्या करता है? ग्रो करता है। वो एक बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बच्चे बना सकता है। कब? अगर इन्वायरमेंट का कोई स्ट्रेस ना हो, कोई चेक ना करे उसको, कोई रोके ना, ठीक है। एक ऐसा जानवर जिसका रिप्रोडक्शन क्या है? बहुत स्लो हो रहा है, वो भी एक थोड़े से समय में क्या कर सकता है? बहुत अपनी संख्या बढ़ा सकता है। बात सही भी है, ठीक है। अब इसमें एक
स्टोरी लिखी गई है कि ये जो जे शेप कर्व बनता है इसमें पॉपुलेशन क्या होती रहती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, नेचर में ये वाला कर्व कब बनता है, जब फूड रेनी सीजन में बारिश में बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स की ग्रोथ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे रेनी सीजन ख़त्म होता है पॉपुलेशन क्रैश होता है, पॉपुलेशन एकदम डिक्लाइन कर जाती है, घट जाती है। जानवर में नहीं है, ठीक है, ये बहुत थोड़े समय के लिए है, रेनी सीजन में ही है। हाँ ये है कि किसी, सुन लीजिए, अनलिमिटेड थोड़े समय के लिए होता है, रियलिस्टिक नहीं है। नेचर में इस तरीके का कर्व हमेशा नहीं बनता है, नेचर में जो कर्व बनता है वो सेकंड वाला बनता है। ये थोड़े समय के लिए बन सकता है, फॉर एग्जांपल रेनी सीजन में, या मान लीजिए ऐसे एरिया में बनता है कि कहीं पर कोई एरिया नया बना है। जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था, कोई सोसाइटी एकदम नई बनी हुई है, आप वहाँ रहने जाते हैं तो खूब जगह है, इत्मीनान से फैल के रहिए। कब तक फैल के रहेंगे, अरे कुछ समय बाद तो वहाँ पॉपुलेशन बढ़ ही जाएगी ना। तो ऐसे ही कोई नया एरिया जब बनता है तो वहाँ फूड और स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है। तो शुरुआत में तो आपको यही वाला कर्व दिखाई देगा ना, शुरुआत में यही कर्व बनेगा, बट कुछ समय बाद वो चेंज हो जाएगा। फिर कर्व समझ में, जैसे जैसे लिमिटेड होने लगेंगे कर्व वाला आ जाएगा, दूसरा वाला। क्या चीज़, ये नेचर में कर्व बनता ही नहीं है। रियलिटी ये है कि नेचर में फूड स्पेस लिमिटेड है, ये थोड़े समय के लिए बनता है, किसी एरिया में थोड़े समय के लिए बनता है। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे रेनी सीजन में, पूरे साल भर में देखेंगे तो रेनी सीजन में ये बनेगा कर्व, किसमें, बैक्टीरिया और फंजाई के लिए। समझ में आ रहा? नहीं, बैक्टीरिया फंजाई में नहीं है। ये मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल बताया, कोई एक ऐसा एरिया डेवलप हुआ है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म एमिग्रेशन से जाता है, एमिग्रेशन समझ रहे हैं, या इमिग्रेशन से, वहाँ पर कहीं से कोई जीव आते हैं, कुछ लोग रहना चालू कर देते हैं, शुरुआत में बहुत कुछ है ना, तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एक इसमें स्टोरी बताया गया है, एक किंग थे और एक इनके मिनिस्टर थे, राजा और उनके मंत्री थे। इसको समझाने के लिए कि कैसे पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, एक्सपोनेंशियल वे में कैसे बढ़ती है, तो उन्होंने एक शर्त रखा, राजा ने शर्त रखी किससे, अपने मंत्री से। और शर्त क्या थी, नहीं, उन्होंने दोनों चेस खेल रहे थे, ठीक है, राजा और उनके मंत्री चेस खेल रहे थे। तो राजा को इतना कॉन्फिडेंट था मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मंत्री कहा कि अगर मैं जीत गया तो मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है बताइए। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमको वीट के ग्रेन्स दे दीजिएगा, चावल के दाने, गेहूं के दाने, वीट ग्रेन्स चाहिए हमको। तो राजा सोचा वीट ग्रेन क्या, मेरे पास इतना अपराध गेहूं पड़ा हुआ, ले जाओ थोड़ा बहुत, क्या दिक्कत है। उसको क्या पता था कितना हमको देना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है चेस चालू कर दीजिए। तो चेस जब स्टार्ट हुआ, चेस में जानते हैं 64 स्क्वायर होते हैं, कितने स्क्वायर होते हैं, 64 खाने बने होते हैं चेस में। उसकी एक शर्त थी, हमको उतना गेहूं चाहिए, कितना चाहिए उसको, मंत्री ने कहा उतना चाहिए हमको कि हम हर खाने में इस हिसाब से गेहूं को रखेंगे कि अगर पहले खाने में हमने कितना रखा, एक रखा, तो अगले में कितना रखेंगे, 2, दूसरे में फिर 4 और फिर 8 रखेंगे। डबल करते जाना है आप, डबल 16 32 करते जाना है और 64 स्क्वायर आपको भर देने हैं बस। उसने कहा क्या दिक्कत है, उसको मैथमेटिक्स थोड़ी नहीं आती थी कि 2 की पावर n चलेगा, 2 की पावर 64 का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसने शर्त हार गया। शर्त कौन जीत गया, मंत्री। ठीक है, जब शर्त जीत गया तो उन्होंने ठीक है रखना चालू किया गेहूँ, तो उन्होंने रखा तो आधा ही स्क्वायर, आधा ही चेस बोर्ड भरा था, आधा ही। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत भर गया है, और उन्होंने उनके हिसाब से आधे में ही उनका पूरा जो किंगडम था, पूरा साम्राज्य था, अगर वो सारा गेहूँ ला करके रख देते तब ये पूरा चेस बोर्ड नहीं भर पाता। 64 स्क्वायर भर नहीं पाते, क्योंकि 2 की पावर 64 का मतलब बहुत ग्रेन्स हो गए। समझ में आ रहा है, एक स्टोरी थी कि एक्सपोनेंशियल कैसे होता है। ठीक, इसके बाद में आगे ये समझाया गया है कि अगर देखिए
इसी तरीके से आप सबको पता है ना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है और कहाँ होता है, पैरामीशियम में। तो बैक्टीरिया हर 20 मिनट में अपनी दूसरी कॉपी बनाता है, इकोलाई बैक्टीरिया। पैरामीशियम अगर वो डाटा इसमें लिखता कि अगर पैरामीशियम है, एक दिन में बाइनरी फ्यूजन के द्वारा 2 पैरामीशियम बना देता है, तो 64 दिन में वो कितने पैरामीशियम बनाएगा? एक दिन में 2, फिर 2 से 4 अगले दिन में, फिर उसके अगले दिन में 4 से 8, वही सेम सिस्टम कि 64 स्क्वायर है ना। तो एक पैरामीशियम एक दिन में अगर 2 बनाता है तो अगले दिन में 4 बनेंगे, 2 से फिर 8 बनेंगे। 64 दिन में इतने पैरामीशियम बन जाएंगे कि पूरी अर्थ समा जाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने पैरामीशियम डेवलप हो जाएंगे। तो नेचर कभी नहीं चाहेगा कि पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ जाए, इसलिए नेचर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है, नेचर इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो नुकसान करेगा। समझ में आया? तो नेचर में जो ग्रोथ कर्व बनता है वो दूसरा वाला बनता है, और कौन सा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक, देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, इसका और भी नाम है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम नेचर में ही पाया जाता है। वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, इसको नेचुरलिस्टिक भी बोलते हैं। नेचुरलिस्टिक ग्रोथ कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेचर में यही होता है, नेचर में यही होता है, ये रियल है। वास्तविक ग्रोथ कर्व यही, इसको बोलते हैं रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, अगला नाम क्या है इसका? रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक, इसमें फूड और स्पेस क्या होता है? लिमिटेड होता है। फूड प्लस स्पेस क्या है? लिमिटेड है। मतलब रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड। तो नेचर में रिसोर्सेज हमारे क्या है? लिमिटेड है। एक चीज, दूसरी चीज क्या है? एनवायरमेंट। यहाँ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन आता है कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस किस वाले कर्व में आपको दिखाई देगा? किसमें? हाँ, एनवायरमेंट क्या करता है? रेजिस्टेंस कराता है। ठीक है, एनवायरमेंट में स्ट्रेस होता है। जानती हैं क्यों रेजिस्टेंट कराता है? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए फूड है तो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से कर रहा है रिप्रोड्यूस, कुछ समय बाद खाना कम पड़ गया। तो जब खाना खत्म होने लगता है तो क्या होता है? पॉपुलेशन कंपटीशन चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? कंपटीशन। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यही काम करता है। डार्विन की जो थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो तब काम करने लग जाती है। वो ऑर्गेनिज्म फिट होगा, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जिसका बायोटिक पोटेंशियल हाई होगा, जिसका रिप्रोडक्शन रेट क्या होगा? ज़्यादा, जिसका बेस्ट होगा, वही सर्वाइव करेगा। ठीक, यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से देखिए, ये टाइम हो गया, ये पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से कर्व ये यहाँ पर ये बनेगा। एक ही कर्व में हमने दोनों को दिखा दिया है एक ही साइड में। ये क्या है यहाँ पर? के। ठीक है, इस लाइन को क्या लिखते हैं? वो के। ठीक, अब इसमें पूछा जाता है कितनी स्टेज होती है। तो देखिए शुरुआत में पॉपुलेशन, ये कर्व देखिए शुरुआत में ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो फेज है ये कौन सी है? लैग फेज। हाँ, लैग फेज। तो लैग फेज को बोलते हैं फेज ऑफ एडजस्टमेंट। फेज ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि ये लाइन देखिए सीधी नहीं है। आपको ये लग रहा है ये लाइन धीरे से ऐसे धीरे धीरे उठ रही है, बहुत स्लोली जो है ग्रोथ। शुरुआत में ग्रोथ क्या होती है? स्लोली होती है। ठीक है, इसके बाद तेजी से ग्रोथ होती है। तो शुरुआती ग्रोथ को बोलते हैं लैग, और ये है फेज ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसका? एडजस्टमेंट ऑर्गेनिज्म का। कहाँ? नेचर में। नेचर में ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, यही फेज ऑफ एडजस्टमेंट है। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की फेज को क्या बोलते हैं? ये है
लॉग फेज। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फेज ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब बढ़ फास्ट ग्रोथ हो रही है, एक्सेलरेट हो गई है। ये है फेज ऑफ, इसको बोलते हैं लॉग फेज या फिर फेज ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पर ग्रोथ देखिए डाउन हो रही है, ये कर्व कैसे जा रहा है? ये कर्व इधर बढ़ा, इधर क्या है? डाउन हो रहा है, ठीक है, नीचे की साइड में जा रहा है। तो ये फेज ऑफ डिक्लेरेशन है। क्या है? डिक्लेरेशन, ठीक है। ये है डिक्लेरेशन फेज। और लास्ट में जब ये लाइन सीधी हो गई, मतलब लाइन सीधी हो गई है, ऊपर जब लाइन नहीं जा रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी सक्सेसफुल बढ़ रही है ना वाई एक्सिस पर, तो पॉपुलेशन डेंसिटी अब नहीं बढ़ रही है। ये कितना भी टाइम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, लाइन ऊपर नहीं जाएगी, इसका मतलब ग्रोथ कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट फेज है, कांस्टेंट फेज। इसी को क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट। सिम्प्टोट बुक में ये लिखा गया है, बुक में क्या लिखा गया? एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब कांस्टेंट स्टडी फेज, ठीक है। तो सबसे कम ग्रोथ देखिए, सबसे जहां पर ग्रोथ बहुत स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर फेज ऑफ एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। यहाँ ग्रोथ क्या है? फास्ट। बता सकते हैं यहाँ कंपटीशन किस फेज में हो रहा है? किस फेज में यहाँ कंपटीशन दिखाई देगा? कंपटीशन होगा ना, क्योंकि बोर्ड स्पेस जब लिमिटेड है तो कंपटीशन होगा। डिक्लेरेशन इस वाले में डिक्लेरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ कोड स्पेस लिमिटेड हो रहा है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कर्व मैक्सिमम पहुंचा, आगे घट रहा है, इसका मतलब अब कोड स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन फेज में। इस समय ह्यूमन पॉपुलेशन किस फेज में है? ह्यूमन फेज में, ह्यूमन पॉपुलेशन किस फेज में इस टाइम पर है? मतलब फेज कैसे होता है? यहाँ पर अगर इस कर्व के हिसाब से देखें तो ह्यूमन की पॉपुलेशन वर्ल्ड में कौन से फेज पर एग्जिस्ट? नहीं, तो ये फेज नहीं बोलेंगे आप, इसमें ये कर्व बता रहा है किस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ठीक है। ह्यूमन की पॉपुलेशन तो इंक्रीज ही कर रही है ना, ह्यूमन की पॉपुलेशन घट तो नहीं रही है। इंडिया में क्या है? टॉपर है, तो इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडिया में तो कभी कांस्टेंट फेज आएगा? इंडिया में कांस्टेंट फेज कभी आएगा नहीं? कांस्टेंट फेज जानते कैसे आता है? नेचर लाता है, नेचर जब हद हो जाती है ना, तो सुनामी और ये कोरोना, ये दुनिया भर की चीज़ें आती हैं और ये नेचर सबको साफ करके रख देता है किनारे एकदम, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इतनी फेज होती है यहाँ पर ये चीज़ें। अब इसमें एक चीज आपको केस समझनी है, ये क्या होता है? देखिए, ये का मतलब क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब समझते हैं कि धारण क्षमता। किसी भी पॉपुलेशन में कितने लोग रह सकते हैं, वो उसका कैरिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्लास है, तो कितने लोग इसमें आसानी से बैठ सकते हैं बढ़िया से, वो कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय ए पॉपुलेशन, जो किसी पॉपुलेशन में बेस्ट वे में रह सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स that can found in a population that can sustain, that survive easily। किसी पॉपुलेशन में आसानी से कितने लोग इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते हैं, वो कैरिंग कैपेसिटी होती है। उसमें भी तो था जैसे जिस शेप में कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाता है, वहाँ उनको कैरिंग कैपेसिटी से मतलब ही नहीं है ना। आप लाइन को देखिए, ये शेप वाले इस तरीके से है, दोनों पर एक साथ दिया उसने, यही तो दिया उसने, दोनों एक साथ दिया ना। यहाँ उसने ये लाइन खींचा है, कैरिंग कैपेसिटी बताइए, कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर गया ना। जिस उस वाले कर्व में कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाते हैं, उनको कैरिंग कैपेसिटी से मतलब नहीं है। जैसे जो पैसेंजर ट्रेन होती है ना,
तो उसमें पब्लिक चढ़ती है उसको उससे मतलब नहीं कितने लोग बैठ सकते हैं, बस बैठ जाओ, फ्री में सफर होना चाहिए किसी तरीके से, ठीक है। एक के ऊपर एक बैठ जाएंगे ना, बाथरूम तक में बैठ जाएंगे, उनको उससे ट्रेन से मतलब नहीं, वो ट्रेन की क्षमता कितने लोगों को इंजन खींच सकता है, उससे मतलब नहीं, बैठ के बस समस्या खत्म, अपना काम चलना चाहिए। तो यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर जो मिशन है उनको पूरा क्या है, पूरे स्पेस अनलिमिटेड है, वो एकदम रिप्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं, देखिए क्रॉस करके करेंगे। यहाँ बायोटिक पोटेंशियल होता है, फुल बायोटिक पोटेंशियल इस वाले कर्व में मिलेगा, इस वाले कर्व में फुल बायोटिक पोटेंशियल नहीं देखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना। इस वाले कर्व में एनवायरनमेंट का रेजिस्टेंस होता है, तो ऑर्गेनिज्म अपने फुल बायोटिक पोटेंशियल से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि खाना कम पड़ने लगता है, उसकी जितनी क्षमता है प्रजनन करने के उस हिसाब से प्रजनन नहीं कर पाता है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर क्या है, पूरे प्रोडक्शन पोटेंशियल के साथ रिप्रोड्यूस करता है थोड़े समय के लिए, ठीक आ रहा है ये। हाँ क्या करें, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लिखा है, ठीक। अब इसका जो इक्वेशन आता है, देखिए ये समझ में आया, इसका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का जो इक्वेशन होता है वो इस तरीके से, dn by dt इक्वल टू क्या होगा, यहाँ r और कोष्टक में कि n है ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k, है ना, ये यही है, ये है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, उसको सर्किल कर लीजिएगा, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ये है इतना, k माइनस n अपॉन k क्या है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है। r क्या है, वही सेम चीज यहाँ पर r है, n पूछा जाता है, यहाँ n क्या है बताइए, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, गलत हो जाएगा, कई बार पूछा गया है इस वाले कर्व में n क्या है, पिछले कर्व में n है इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। जब उसको लॉग स्केल पर लेके आते हैं, लिखते हैं इक्वेशन को, लिखते हैं n t इक्वल टू n नॉट t की पावर rt, यहाँ n t क्या है, टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी है, n नॉट इनिशियल है, लेकिन अगर ये लिखा गया है कि dn by dt इक्वल टू r, यहाँ जो n क्या है वो इनिशियल है, ध्यान रखना है आपने, उस वाले कर्व में n इनिशियल, लेकिन यहाँ पर क्या है, n टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी में साफ साफ, ठीक है, इनिशियल नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, n पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक। अब एक चीज देखना है, मान लीजिए कि कोई भी पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन है बहुत स्लो स्पीड से ग्रो कर रही है, या कोई नया कोई एरिया ऐसा नया बना, ठीक है, हाँ बताइए, पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम t, ये भी पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम t, इनिशियल नहीं है, ठीक है, ये टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी, मान में आ रहा है। कोई भी एरिया नया बना हुआ है, मान लीजिए वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सोचिए कम है। मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने पूछा था कि ये वाला कर्व जो है कौन सा जे शेप वाला कहाँ कहाँ बनता है, तो अगर कोई एरिया नया बनता है, शुरुआत का वहाँ कुछ नहीं है, ऑर्गेनिज्म कहीं से आते हैं, वहाँ रहते हैं और अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो सोचिए अगर n की वैल्यू बहुत कम है, शुरुआत की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी ना, किसी नए एरिया में n की वैल्यू बहुत कम होगी, तो आप n को निगलेक्ट कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, k का मतलब क्या है, उस एरिया में क्षमता जो भी होगी पॉपुलेशन को, ऑर्गेनिज्म को रखने की, वो तो k होती है, कितने लोग वहाँ रह सकते हैं, वो क्या है, k है। n क्या है, बहुत कम है, नया एरिया बना है, तो अगर n को हम नेगलेक्ट मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, dn by dt इक्वल टू हो जाएगा rn, और k माइनस के n का मतलब नेगलेक्ट जीरो मानेंगे, तो जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपन k कर देंगे, इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा ये चीज, ठीक है, वही सेम आ गया कि नहीं आ गया, देखिए rn आ गया ना, वही वाला कर्व तो आ गया यहाँ पर,
तो अगर कहीं पर इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है तो यही वाला इक्वेशन वापस आ जाता है, मतलब वहाँ पॉपुलेशन अब बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वे में इंक्रीज करेगा, क्योंकि कम है, शुरुआती पॉपुलेशन है बहुत क्या है, कम है स्पीसीज वहाँ पर। आ रहा समझ में? अब एक चीज़ और समझिए कि पॉपुलेशन इन्वायरमेंट कब रजिस्ट करता है, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस कब देगा। इस कर्व में देखिए, अगर ये पॉपुलेशन डेंसिटी, ये वाला कर्व समझ रहे हैं, अगर ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो n जिसकी वैल्यू n बोलते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लाइन खींचा गया, बुक में लिखा गया है ये k, क्या है, k है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी n, उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, k के बराबर, क्योंकि जितना क्षमता है उतना उसमें ऑर्गेनिज्म हो गए हैं। अब आगे क्षमता, अगर ऑर्गेनिज्म अब बढ़ते हैं तो इस क्षमता को क्रॉस कर जाएंगे, तो कभी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब जब फूड स्पेस क्या होता है, लिमिटेड होता है, तो वहाँ पर किसी पॉपुलेशन में जितना ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं उसकी जो क्षमता है, वहाँ तक जब ऑर्गेनिज्म पहुँच जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, अब नहीं बढ़ता, उसकी संख्या क्या हो जाती है, कांस्टेंट। यहाँ n पॉपुलेशन डेंसिटी और k क्या है, कैपेसिटी, दोनों बराबर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों की वैल्यू क्या है, ये बराबर हो, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मैं बताने जा रहा हूँ कि इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस कब करेगा। इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस तब करता है कि जब पॉपुलेशन डेंसिटी इस k को क्रॉस करने की कोशिश करती है। इस अर्थ पर अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही होती, क्षमता से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ने की कोशिश करती है, तो नेचर क्या करती है, तुरंत हिंड्रेंस कराती है, तुरंत रुकावट पैदा करती है, ठीक है, क्योंकि उसकी क्षमता ही इतनी है। पॉपुलेशन, उस किसी पॉपुलेशन में जितने लोग रह सकते हैं उससे अगर ज़्यादा होने लगते हैं तो नेचर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाती है या एक कॉन्स्टेंट वे में चलती है। भुखमरी होना ये नेचर का इफेक्ट है या गवर्नमेंट? हाँ, किसका? भुखमरी, भुखमरी होना, तो भुखमरी देखिए, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जब कम होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, लोगों के पास रोजगार नहीं रहेंगे, तो भुखमरी हो जाएगा, ठीक है। या तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो खाना पीना कम पड़ने लगेगा, ठीक है, तब भुखमरी आ जाएगी। या भुखमरी उसके पास आएगी जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास अंबानी टाइप के लोग हैं तो उनके पास पैसे की कमी थोड़ी नहीं है, उनके पास नहीं आएगा ना, ठीक है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तभी आएगा, या रिसोर्सेज जब कम पड़ने लगते हैं। बुक लाए हैं कोई? नहीं है। देखिए आगे एक टॉपिक दिया है एनवायरनमेंट, आप पढ़ेंगे उसको, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। थोड़ा सा पढ़ने में वो अटपटा लगेगा, ठीक है। 2-3 लाइनें उसके बारे में समझ लीजिए, उसी पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। बुक लाए हैं? बुक तो लाते नहीं है सब, बुक ओपन कर। हाँ, बुक तो सेम है ना, चाहे वो वाले सर आए चाहे हम आए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। तो इसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एक टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। मीटिंग है वो सर नहीं, हाँ कल नेक्स्ट टाइम होगा, कल उनका, हाँ कल उनका। देखिए अगर आपको लग रहा है कि इकोलॉजी थोड़ा सा समस्या हो रही है समझने में, तो एक चीज़ जान लीजिए, इकोलॉजी के थ्योरेटिकल है, ठीक है। बहुत सारा इसमें डाटा है, बहुत सारे इसमें स्टेटमेंट लाइन लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, थोड़ी समस्या हो सकती है। देखिए लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन एक टॉपिक है, क्या है उसमें कुछ नहीं है। इसमें एक चीज़ है, डार्विन जो है, डार्विन बोलते थे कि वो ऑर्गेनिज्म नेचर में सरवाइव करेगा जो फिट होगा, वही तो सरवाइव करेगा, ठीक है। तो फिट कौन होगा? जिसका आर ज़्यादा होगा, जिसकी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। आर क्या है समझा दिया ना, हाँ ठीक है। आर जिसका ज़्यादा होगा, बायोटिक पोटेंशियल जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, वही क्या करेगा? सरवाइव करेगा। तो लिखा है कि पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमम देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस
डार्विन फिटनेस इन विच दे अलाइव। तो ये एक लाइन लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन है IR, जिसका R ज्यादा है, ठीक है, इज मोर फिट फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए वही ज्यादा फिट मानी जाती है जिस पॉपुलेशन का R ज्यादा, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया इनका। दूसरा पॉइंट क्या है, अब सुन लीजिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म बार बार रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बैम्बू, प्लांट में बैम्बू पूरी लाइफ में एक ही बार जैसे फ्लावर बनाएगा, उसके बाद दोबारा फ्लावर नहीं बनाएगा, मोनोकार्पिक है ना, ठीक है। तो इसमें डाटा जो लिखा गया वो लिखा गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन ए लाइफ। फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक सालमन फिश जो होती है, और बैम्बू होता है, वो लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं। बार बार में तो बहुत सारे आ जाएंगे, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे ओनली वंस, एक ही बार। एग्जांपल क्या है इसमें, सालमन फिश, और दूसरा है बैम्बू, बांस, हाँ, वाइल अदर सेवरल टाइम, बाकी क्या है बार बार रिप्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल है बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया। क्या आपको लगता है यही दो बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं? ये तो दिया है हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ना, एम्फीबिया है, मैमल्स, रेप्टाइल्स, सब बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे उसने एक बार डाटा दिया था कि पॉपुलेशन के एग्जाम्पल बताइए, तो 4 एग्जाम्पल पॉपुलेशन के दिए हैं, तो थोड़ी ना 4 ही नहीं होता ना, देखा था ना कि उसमें कॉर्मोरेट्स जो है इन वेटलैंड और रेड की पॉपुलेशन, ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी, लोटस की पॉपुलेशन, ये सब पॉपुलेशन के एग्जाम्पल हैं। बैम्बू एक ही बार बहुत ज़्यादा सीड निकालता है। हाँ, तीसरी चीज़ देखिए, अगला इसका पॉइंट ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या है बड़े बड़े, मतलब जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो छोटे नंबर में ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, छोटे छोटे जीव बनाएंगे और बहुत ज़्यादा जीव बनाएंगे। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बड़े जीव उत्पन्न करेंगे और कम संख्या में करेंगे, समझ रहे हैं ना। कुछ जीव क्या करेंगे, ज़्यादा संख्या में जीव बनाएंगे प्रजनन के द्वारा और छोटे छोटे बनेंगे, और कुछ क्या हैं कम बनाएंगे संख्या में लेकिन बड़े साइज के बनेंगे, ठीक है। लिखा है सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग while other produce small number of large size of spring। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। कुछ क्या करेंगे, बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे छोटे साइज के लेकिन लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग का मतलब जी ऑफ स्प्रिंग्स बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कौन छोटा छोटा जीव बनाता है बहुत ज़्यादा संख्या में, ऑयस्टर, ठीक है। यहाँ जो लिखा है इन्होंने ऑयस्टर है और पेल्जिक फिशेज हो गया, ठीक है। तो आप ये लीजिएगा, एग्जाम्पल क्या है, ऑयस्टर है और पेलेजिक फिशेस। ये पेलेजिक फिशेस क्या करती हैं, छोटे छोटे मछलियां बनाती हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, ठीक है। आगे लिखेंगे अदर प्रोड्यूस लार्ज साइज के बनाएंगे एंड स्मॉल नंबर ऑफ स्प्रिंग, संख्या में कम बनेगा, जैसे ह्यूमन, ठीक है। संख्या में कम लेकिन बड़े साइज की ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। यहाँ लिखा है इन्होंने बर्ड्स और मैमल्स, तो वही सेम फिर कर दिया गया है, ठीक है। कि क्या यही दो एग्जाम्पल हैं, तो यही दो एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन जो लिखा है वो आपको देखना है, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। ये बड़े साइज से जीव उत्पन्न करेंगे और संख्या में कम रहेंगे।
तो इस पूरे पैराग्राफ में यही 3 पॉइंट हैं केवल, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आया समझ में? अगर बुक लाए होते तो क्वेश्चन मैं बता देता, नहीं है तो मैं कुछ एक मिनट देख रहा हूँ। हाँ बताइए। सर जैसे किसी चैप्टर का अगर क्वेश्चन आपने कर रहा है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को रट लेते हैं फिर कैसे बुक पढ़ते हैं? समझ के रख लीजिए ताकि आप भूलिए नहीं उसको, समझ लीजिए एक बात। कुछ चीज़ें होती हैं आप देखिए, बच्चे क्या करते हैं, रट जाइए, आता सब कुछ है, पूरी बुक में कहीं कोई समस्या नहीं है बायोलॉजी में, लेकिन प्रॉब्लम आती है उनको माइंड में सेट करने की, वो सेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सेट करने का तरीका यही है, बार बार रिवाइज करिए। समझ में आ रहा है? फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन ये आप कंपेयर करेंगे तो बायोलॉजी थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन भी है कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट आपके दिमाग में वो लाइन, क्योंकि एक ऐसा नहीं होता है कि एक टॉपिक स्टार्ट हुआ तो वो पूरा 1 घंटे तक नहीं चलता है। होता क्या है कि एक लाइन स्टार्ट, एक कॉन्सेप्ट हुआ, उसके बाद दूसरा आ गया, उसके बाद अगला आ गया, उसी में देखते होंगे लाइन चेंज होती रहती है, ठीक है। आप बार बार पढ़ेंगे उस चीज़ को। हाँ, जो क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहे हैं, समझ करके उसको सेट कर लीजिए दिमाग में। समझ में आ रहा है? लेकिन बहुत कम नहीं है। आपको लगता है ना कि बायोलॉजी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है, बच्चे इसी से स्कोर करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जैसे समझ के रट लिया, तो समझ के रट लिया तो उसमें आंसर देना बहुत आसान है, आया तो आया और नहीं तो वो कभी नहीं आएगा। आप उसमें आधा घंटा भी दे दीजिए, ठीक है, और आएगा तो तुरंत उसका आंसर आप दे देंगे। बहुत छोटा छोटा आंसर होता है, तो जितना ज़्यादा आप माइंड में सेट की रहेंगे उतनी आसानी से जल्दी। मैथ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है, उसमें सॉल्व करने वाला एरिया ज़्यादा हो जाता है। बिना ट्रिक के नहीं होगा। हाँ, बिना ट्रिक के नहीं होगा। क्या चीज़? ट्रिक हर जगह काम नहीं करती। बायोलॉजी में हर चैप्टर में ट्रिक नहीं है। आप बताइए कहाँ है? बहुत सारे आपने ऑनलाइन लेक्चर देखे होंगे। हाँ बताइए। अब इसी टॉपिक में लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में केवल 3 लाइन का काम है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, तो 3 लाइन का काम है। बुक ने तो बड़ा अच्छा खासा लिख दिया है उसको। वो कुछ भी लिखा हो लेकिन खाली 3 लाइन 3 लाइन का काम, इसका पढ़ना भी नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। जो पढ़ना है कि बैम्बो स्टार वो वाले की एक जीवन में एक बार बच्चे पैदा कर या और एक चीज़ और है, अगर लार्ज साइज स्मॉल नंबर और एक स्मॉल साइज लार्ज नंबर, ये 3 ही लाइन केवल पढ़ना है और 2-2 एग्जाम्पल बस। इसीलिए कहते हैं अगर पुराने चैप्टर आपने ढंग से नहीं पढ़े हैं तो नए नहीं पढ़ पाएंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा भी दे, खाली आपको क्वेश्चन देखना क्या पूछा है और ऑप्शन में खाली एक लाइन खोजना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बात सही है। सर, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो सर इस प्रकार से करेगा वही नीट क्लियर कर पाएगा, अभी अन्यथा कोई भी नहीं कर पाएगा। ऐसे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर वही केवल अक्षर खोज ले गया वो तो जल्दी जल्दी कर ले जाएंगे। ग्रोथ मॉडल्स, 1 सेकंड रुक जाइए। मॉडल्स देखिए, मैं क्वेश्चन निकाल दिया हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द टिपिकल ग्रोथ कर्व इन द प्लांट्स। प्लांट में टिपिकल ग्रोथ कर्व कौन सा वाला होता है? टिपिकल ग्रोथ कर्व बताइए। ये कौन सा वाला चैप्टर ओपन? मैक्सिमम ग्रोथ रेट, यही चैप्टर है, देखें। हाँ, यही वाला तो है। हाँ बताइए, टिपिकल कौन सा? सिग्मॉइड है, लीनियर है, तो कौन सा वाला है? सिग्मॉइड। यही जो लॉजिस्टिक है एस शेप का बन रहा है, ये क्या है? सिग्मॉइड, ठीक है। ये टिपिकल, टिपिकल का मतलब होता है मोस्ट कॉमन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में एक वर्ड ऐसा आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, वो कह क्या रहा है। अब टिपिकल नहीं समझ में आ रहा था, क्या होता है, ठीक है। हिंदी वर्जन देखते तो सकता समझ में आ जाता आपको। आगे देखिए, मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर्स इन द, सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो एस से ग्रोथ कर अभी बनाया तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ होती है? सेनेसेंस फेज में होती है। सेनेसेंस का मतलब एजिंग जहाँ हो रही है, बुढ़ापे वाली। लैग फेज में, लैग का मतलब शुरुआती दौर का, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फेज में एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सेनेसेंस वाली तो कौन सी वाली फेज थी? ठीक है, लास्ट वाला। और निकालते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइन, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाले में एनसीईआरटी की लाइन आपको माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको कर पाएंगे। नहीं हो रहा
रहा है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन खोल देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, बार बार वही पेज ओपन हो जा रहा है। आप लोग बुक जरूर लाया करिए, देखिए, ठीक है। हाँ, परसों टेस्ट, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा इस बार और बेटर। नहीं ओपन हो रहा है क्वेश्चन, इसमें नहीं आ रहे हैं। किस किस चैप्टर का टेस्ट होना है? रिस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, लोकोमोशन मूवमेंट, बॉडी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 4 चैप्टर इधर से, और बॉटनी में कोई रेस्पिरेशन इन द प्लांट वाला। हाँ, तो कोई तुम्हारा समस्या नहीं, सब 11th क्लास का पोर्शन है ना। हाँ सर, रिस्पिरेशन भी एक के चैप्टर छोटा है, फोटोसिंथेसिस बड़ा है। ऑफ कर दीजिए। लेकिन सर क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चन आएगा इस